नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। वाईफाई स्टडी के शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। बच्चों, हम लोगों ने पुराने लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और हम लोगों ने देखा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो ब्लड का फ्लोएशन करवाता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हेल्प करने का काम करता है। बेसिकली हम लोगों ने कल बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करी, जिनमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं, किस तरह से हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को उसका हेल्प करते हैं, जो उसका यूज लेते हैं। अब इसमें हम लोगों ने कल जो चर्चा करी थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो ये बताया था कि इस सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है ब्लड वेसल्स और दूसरा होता है हार्ट। इसमें हम लोगों ने बात करी थी कि हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है जो कि पंप करने का कार्य करता है, और दूसरी बात जो हमने चर्चा करी थी वो चर्चा करी थी ब्लड वेसल्स के बारे में कि ये ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स। हमने देखा था कि बॉडी में आर्टरी का काम होता है ऑक्सीडाइज ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी जिस भी रक्त के अंदर ऑक्सीजन का कंटेन बहुत ज्यादा है उसको पहुंचाने का काम आपके इस आर्टरी के द्वारा किया जाता है। जबकि वेन्स का हम लोगों ने देखा था कि वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती है जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है नॉन ऑक्सीडाइज ब्लड को शरीर से हृदय तक लेकर आना। और हमने देखा था कि इन दोनों के अंदर एक अपवाद पाया जाता है जो कि पल्मोनरी के नाम से आता है। अगर हम बात करें पल्मोनरी धमनी के बारे में, तो पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि धमनियां शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। तो इसी वजह से ये दोनों में पल्मोनरी धमनी अपवाद के रूप में देखी जाती है। इट्स एक्सेप्शनल केस ऑफ आर्टरीज। इसके अलावा अगर हमने देखा शिराओं के बारे में, तो शिराओं के अंदर बेसिकली सभी की सभी अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन करती हैं, बॉडी से हार्ट तक ट्रांसफर करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन्स के बारे में, पल्मोनरी शिरा के बारे में, इन्हें हिंदी में फुसफुसीय शिरा भी कहा जाता है। इनका जो मेन फंक्शन है, जो मुख्य कार्य है, वो फेफड़ों से रक्त को लेकर आना है, और ये रक्त ऑक्सीकृत रक्त होता है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए शिरा होने के बावजूद भी इनको एक्सेप्शनल वेन्स में जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है, इनको लिया जाता है कुल मिलाकर। तो यहां पर हम लोगों ने ये चर्चा करी थी। इसके बाद में हमने जो चीज छोड़ी थी वो वर्किंग प्रोसेस में हम लोगों ने बात करी थी कि एक्चुअल में वर्किंग प्रोसेस कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें बच्चों वर्किंग प्रोसेस के बारे में, तो वर्किंग प्रोसेस में हम लोगों ने बताया था आपको कि ये हार्ट से स्टार्ट होता है, और हार्ट से स्टार्ट होने के बाद में ये धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये लंग्स से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता रहता है। अब देखो इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब भी आप बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हो, एक्चुअल में ये रिपीटेशन मैं इसलिए ले रहा हूं कि कल जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार में, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट में क्वेश्चंस करे थे, आप डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप कमेंट में किया कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको मैं अपने अगले सेशन में पूरी तरीके से आपको बताऊंगा। एक दो दिन थोड़ा लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, बट डेफिनेटली लाइव सेशन में हम सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें यहां पर लंग्स के बारे में, तो क्या होता है, यहां से ऑक्सीकृत एयर या हम कहते हैं वायु एंटर करती है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपके एल्वेलीज हैं ये सारे की सारी वायु कोपिकाएं कहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 करोड़ पर फेफड़े होती है। कितनी बच्चों? 15 से 20 करोड़। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे लंग्स के अंदर कितनी एल्वेलीज होंगी? लगभग 30 से 40 करोड़ एल्वेलीज होती हैं। और जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो एल्वेलीज को ही होता है। यहां से एल्वेलीज के अंदर से निकलने वाली जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो रक्त सीधे आपके इस पल्मोनरी वेन्स के जरिए, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, इस वेन के जरिए ये ब्लड पहुंचता है आपके इस लेफ्ट एट्रियम में। ये आलिंद है आपका। यहां पहुंचने के बाद में आपका ब्लड इस वॉल के जरिए, जिसको हम बाइकुस्पाइडल वॉल कहते हैं या माइट्रल वॉल के नाम से जाना जाता है, ये है बाइकुस्पाइडल वॉल या माइट्रल वॉल के नाम से जाना जाता है। इसके हटने पर या इस वॉल से
क्रॉस करने पर आपका जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी आपके निलय के अंदर, बाएं निलय के अंदर पहुंचता है। बाएं निलय में पहुंचने के बाद में यहां से ये महाधमनियों के जरिए आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। बॉडी में जब ट्रांसफर होगा यहां से अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड आपको मिलेगा। अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड मिलने पर ये सीधा आपकी वेना कावा, कहने का मतलब है महाशिराओं के माध्यम से आपके राइट एट्रियम तक पहुंचेगा। यहां पर लगा है ट्राइकुस्पाइडल वॉल। ट्राइकुस्पाइडल वॉल खुलने की वजह से आपका जो ब्लड है नॉन ऑक्सीडाइज्ड ब्लड वो राइट वेंट्रिकल तक पहुंचेगा और यहां से होता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए दोबारा से आपके लंग्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैं आपको बताता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर बताया था कि किस तरीके से इसको हम काम में लेंगे। आइए बात करते हैं अपने डायग्राम के बारे में। पेन को चेंज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हार्ट है, ये इसका मिडिल पॉइंट है जिसको सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? इसको कहते हैं सेप्टम। ठीक है, ये सेप्टम क्या काम करता है? ये इस लेफ्ट पोर्शन को राइट पोर्शन से अलग करता है। आपने सुना होगा बच्चों बेसिकली कि किसी बच्चे के दिल में छेद होता है। अब बच्चे के दिल में छेद होने का मतलब क्या है बच्चों? कि आखिर छेद का मतलब क्या है? कि अगर इन दोनों के बीच में छेद है या ये पूरा का पूरा मामला डिस्टर्ब है तो यहां पर आपका नॉन प्योरिफाइड ब्लड है वो होगा, अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, यहां पर आपका शुद्ध रक्त होगा, या तो नॉन प्योरीफाई है या प्योरीफाई है। ये दोनों आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे और अगर ये दोनों आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या रह गया? फिर तो आपके लिए दोनों चीजें खराब होगी ना। आपका काम क्या है कि आप ऑक्सीडाइज्ड ब्लड को एक हिस्से से पहुंचाकर नॉन ऑक्सीडाइज्ड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं और फिर यहां से इसको बाहर भेजते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे तो क्या इस प्रकार से आपका ब्लड सर्कुलेशन का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। लेकिन आज के वक्त में इसका इलाज पूरी तरीके से पॉसिबल है। डॉक्टर सर्जरी के जरिए इसको ठीक कर देते हैं, इसीलिए आज के वक्त में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपका सेप्टम पार्ट क्या काम कर रहा है? आपका सेप्टम पार्ट आपके राइट हार्ट को लेफ्ट हार्ट से अलग कर रहा है। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि सेप्टम क्या होता है। तो सेप्टम बीच की एक मोटी दीवार है जो हृदय को दो भागों में बांटती है और राइट को लेफ्ट से मिलने से रोकती है। अब देखो, अगर यहां देखना चाहें तो आपके ये वाला जो पार्ट है ये सब ये सेप्टम वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है ये सेप्टम है इसके अंदर। अब देखो, यहां से हम इनको अलग करते हैं आलिंद और निलय के रूप में। ठीक है बच्चों, अगर आप बात करें इसको तो इसको कहेंगे एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कहेंगे इसको। ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां पर लेफ्ट आर्टरियल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगा हुआ जो कपाट है, जो आपका वॉल्व है, इनको कहते हैं बाईकुस्पाइडल वॉल्व। अगर हम बात करें इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट आर्टरियल एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, तो यहां पर आपका लगता है ट्राइकुस्पाइडल वॉल्व। अगर हम हिंदी में बात करें तो ट्राइकुस्पाइडल वॉल्व को आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे आप त्रिबलनीय कपाट, इसको आप त्रिबलनीय कहेंगे। जबकि बाईकुस्पाइडल वॉल्व को आप क्या कहेंगे? द्विबलनीय कपाट कहेंगे। तो ये द्विबलनीय कपाट है और ये त्रिबलनीय कपाट है। इसी को माइट्रल वॉल्व भी बोला जाता है, एक ही बात है। अब यहां से एक क्वेश्चन पुट ऑफ होता है कि बताइए बाईकुस्पाइडल वॉल्व या द्विबलनीय कपाट कहां पाया जाता है? तो आप बताएंगे दाएं बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य पाया जाने वाला कपाट या वॉल बाईकुस्पाइडल वॉल या द्विबलनीय होता है। जबकि दाएं भाग में या दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य पाया जाने वाला कपाट या वॉल ट्राइकुस्पाइडल वॉल या त्रिबलनीय कपाट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल एक बच्चे ने पूछी थी कि हमको कपाट की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्या मामला है?
तो बच्चों कपाट की जरूरत या वॉल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि एक बार ब्लड वहां से निकल जाए तो दोबारा लौटकर उसी क्षेत्र में ना आए। आपने देखा होगा कि हम लोग जब पानी की टंकी लगाते हैं या कहीं पाइपलाइन डालते हैं तो वहां वॉल को यूज करते हैं। एक बार आपने वॉल ओपन किया, प्रेशराइज होकर वाटर जो है वो चला गया, और ऐसी स्थिति के अंदर जब आप इसको बंद कर देते हो तो जो भी गया हुआ पानी है वो दोबारा से रिवर्स फ्लो नहीं होता। इसीलिए यहां पर भी जो गया हुआ ब्लड है वो रिवर्स फ्लो होकर लेफ्ट एट्रियम तक नहीं आता है और यहां पर राइट एट्रियम तक नहीं आता है। इसीलिए यहां पर वॉल्स का यूज किया जाता है। आइए अब चलते हैं आगे। अगर हम बात करें यहां से लंग्स के बारे में, तो आपके जो फेफड़े हैं यहां से आपका ब्लड का जो फ्लोएशन है वो स्टार्ट होगा। अब देखो बच्चों, यहां देखते हैं तो यहां रेड कर देते हैं इसको, यहां से यहां तक ये है आपकी पल्मोनरी शिरा। ठीक है, रेडिश आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो ब्लड है ये कौन सा ब्लड है, ये है ऑक्सीडाइज्ड, इन शॉर्ट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन लेकर आया है, पल्मोनरी शिरा। देख लेते हैं और क्या क्या है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यूज है वो बहुत ही नगण्य है, बहुत कम है, जबकि ऑक्सीजन की वैल्यू 21% है। इसके बाद रेस्ट जो बची हुई गैसेस हैं वो आर्गन्स होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये ऑक्सीडाइज्ड ब्लड आपके इस लेफ्ट एट्रियम में जाकर भर जाएगा। ठीक है, भरना शुरू हुआ। अब क्या होगा, यहां से बाइकुस्पाइडल वॉल खुलेगा और खुलने पर ये जितना भी ब्लड है ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, दाएं बाएं निलय में पहुंचेगा और यहां पर आकर ये रक्त भर जाएगा। ठीक है, यहां पर लगे हुए हैं अर्धचंद्राकार कपाट। यहां पर एक और वॉल लगा हुआ है जिसको इंग्लिश में सेमी लूनर वॉल के नाम से जाना जाता है, और अगर आप हिंदी में पढ़ें इसको तो इसको अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार कपाट है, यहां से जुड़ा हुआ है आपकी एरोटाज, इनको हिंदी में कहेंगे महाधमनी। ये महाधमनी है, ये एरोटाज है। ये एरोटाज जुड़ी हुई है आपके सेमी लूनर वॉल से, जो कि आपके इस ऑक्सीडाइज ब्लड को आपकी बॉडी तक पहुंचाने का काम करती है। आपकी बॉडी इस ब्लड को यूज करती है और इसमें उपस्थित ऑक्सीजन को चेंज कर देती है, किसमें, अपने ग्लूकोज के साथ में मिलाकर ग्लाइकोजन में, और बॉडी को मिलती है इससे एनर्जी। अब बच्चों, मैंने कल आपको पढ़ाया था, परसों भी आपको पढ़ाया था मैंने, कि जब आपकी बॉडी में आपको एनर्जी मिल जाती है तो ऐसी स्थिति के बाद में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में दोबारा मिलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में दोबारा मिलेगा तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपकी दूसरी जो ब्लड वेसल है जिसका नाम है वेना कावा, यानी महाशिराएं। ये जो महाशिराएं हैं ये इस रक्त को लेकर आपके राइट एट्रियम तक यानी दाएं आलिंद तक पहुंचेंगी। आपको बता दूं बच्चों, ये जो रक्त होगा ये अनऑक्सीकृत होगा। कौन सा होगा, अनऑक्सीकृत होगा। अनऑक्सीकृत होने का मतलब है इनमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% होगी, ऑक्सीजन 16 से 17% होगा और कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% होगी। चलो यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, आपको और थोड़ा सा क्लीन दिखाई देगा। नाइट्रोजन 78% होगी, ऑक्सीजन 16 से 17% होगी तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% होगी। आपने देखा कि यहां पर जब आपका ब्लड आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ था तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% थी, जबकि जब एग्जॉस्ट हो रहा है आपकी बॉडी से, यानी आपका ब्लड जो लेकर आ रहा है, वहां पर 16 से 17% रह गई और यहां कौन बढ़ गया, यहां बढ़ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से ये जो ब्लड है ये नॉन ऑक्सीडाइज ब्लड हो गया, अनऑक्सीकृत ब्लड हो गया। अब क्या होगा,
आपके इस पोर्शन के अंदर, आपके इस राइट पोर्शन के अंदर आपका ब्लड भरना शुरू होगा। यहां से ट्राइकुस्पाइडल वॉल खुलेगा, त्रिबलनीय कपाट खुलेगा और जितना भी ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंच जाएगा। यहां पर भी एक कपाट मिलेगा जो सेम होता है, इसको सेमीलूनर वॉल ही कहते हैं। ये सेमीलूनर वॉल जब खुलेगा यहां से जुड़ी होगी आपकी पल्मोनेरी धमनी, यानी पल्मोनेरी आर्टरी यहां से जुड़ी होगी। और ये पल्मोनेरी आर्टरी क्या काम करेगी, इस ब्लड को, इस नॉन ऑक्सीडाइज ब्लड को, नॉन ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन ब्लड को कहां लेकर जाएगी, आपके लंग्स में लेकर जाएगी। और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ेंगे आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी में ये पूरा क्रम चलता रहता है। एक बार लंग्स से ऑक्सीजन लेकर दोबारा CO2 छोड़ने तक में लगा हुआ जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेट 90 सेकेंड्स के आसपास होता है। बहुत सारी बुक्स में 0.9 ले रखा है, गलत है। 0.9 सेकेंड बहुत छोटा हिस्सा हो जाता है। तो लगभग 90 सेकेंड में आप अपनी इस प्रतिक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। इसीलिए आपका जो आपकी हार्ट बीट है, जो आपका फ्लोएशन ऑफ ब्लड होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है। आई बात समझ में? तो 90 सेकेंड्स के अंदर आप अपना पूरा प्रोसीजर जो है वो पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, आई होप कि अब कल के बाद में ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर आपका जो ये पल्मोनरी शिरा और बाइकुस्पाइडल वॉल, सेमीलूनर वॉल, महाशिराएं, वेना कावा, सेमीलूनर वॉल्स, पल्मोनरी धमनी, इनका जितना भी फंक्शनिंग था वो सारा फंक्शन मैंने आपको यहां पर समझा दिया। 100% आपको ये चीजें याद होगी होंगी। इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों, ये आपस में बड़ा इंटर रिलेटिव बनते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेप्टम क्या होता है? तो सेप्टम एक मोटी दीवार है जो दाएं भाग को बाएं भाग से अलग करती है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन, पल्मोनरी शिरा का वर्क क्या होता है? तो बच्चों, पल्मोनरी शिरा का काम होता है कि ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से बाएं आलिंद तक पहुंचाती है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि बाइकुस्पाइडल वॉल, माइट्रल वॉल या द्विबलनीय कपाट कहां स्थित होते हैं? तो ये आपके बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य स्थित होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, अर्धचंद्राकार बाएं निलय पर उपस्थित अर्धचंद्राकार कपाट किससे जुड़ा होता है? तो महाधमनियों से जुड़ा होता है। महाधमनी का क्या कार्य है? तो ये आपके हृदय से शरीर तक ऑक्सीकृत रक्त को पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके शरीर से अनऑक्सीकृत रक्त को कौन लेकर जाता है? तो ये महाशिराएं लेकर जाती हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि महाशिराएं आपके रक्त को शरीर से हृदय के कौन से भाग तक पहुंचाती हैं? तो राइट एट्रियम तक, यानी दाएं आलिंद तक पहुंचाती हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द्विबलनीय कपाट कहां स्थित होता है? तो आप बता सकते हैं कि ये दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य स्थित होता है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेमीलूनर वॉल जो कि दाएं निलय पर स्थित है किससे जुड़ा होता है? तो पल्मोनरी धमनी से जुड़ा होता है। पल्मोनरी धमनी क्या कार्य करती है? तो ये हृदय से अनऑक्सीकृत रक्त को लंग्स तक पहुंचाती है। तो आप खुद सोचिए कि इस छोटे से डायग्राम में आपको कितने क्वेश्चंस मिल गए। क्या आपको कहीं भी कोई दूसरे क्वेश्चन देखने की जरूरत है? नहीं है। यहां से ही आपने अपने आप क्वेश्चंस को क्या कर लिया? पुट ऑन कर लिया और आपको सारी चीजें आपके सामने रखी आ गई। तो अगर आप इस तरीके से इस हर्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि हर्ट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन कम से कम आसानी से सॉल्व कर देंगे। और किसी भी एक पेपर में 20 क्वेश्चन हर्ट के नहीं आते, लेकिन 20 पेपर में आ सकते हैं। लेकिन देखो, आजकल नई पॉलिसीज के बारे में भी कल बात हो रही थी, ठीक है, जिसको कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी देखा गया था, एग्जामिनेशन टेस्ट के नाम से भी देखा गया था। और इसमें जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है कि रेलवेज SSC जो है वो कंप्लीटली एक ही
जो है एजेंसी है रन करवाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक ही जैसे सिलेबस से आसानी से अपनी तैयारी करें और फिर उससे क्या होगा, आप एक ही एग्जाम के जरिए कहीं पर भी रिक्रूट जो है वो आसानी से हो सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हृदय के प्रकार संरचना के आधार पर। अब बच्चों हम लोगों ने हार्ट को देखा था, हार्ट की संरचना के आधार पे हम लोगों ने देखा था कि हार्ट का जो अपर पोर्शन था वो एट्रियल कहलाता है, आलिंद कहलाता है और लोअर पोर्शन निलय कहलाता है। तो हम देखो अब ये है तो क्या चैम्बर ही तो है, ये भी तो एक चैम्बर है और ये भी एक चैम्बर है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस चैम्बर के आधार पर आपका हार्ट कितने तरह का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वीनस हार्ट के बारे में, इस वीनस हार्ट को आप कहते हैं, इसको वीनस हार्ट है, इसको आप द्विवेशी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या इसको ट्राई चैम्बर बाई चैम्बर हार्ट भी कहा जाता है। द्विवेशी या बाई चैम्बर या वीनस कहा जाता है। इनमें एक आलिंद और एक निलय होता है जो कि मछली वर्गों में पाया जाता है, जबकि अपवाद कौन है, आपकी वेल है। पहला ही क्वेश्चन ये आपके राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर, ठीक है। इसके बाद डीपी 2019 के अंदर सेम क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस के अंदर कि द्विवेशी हृदय या वीनस हार्ट कौन सा होता है, तो वो हार्ट जिनमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है, यानी ऊपर एक और नीचे भी एक। तो कितने हो गए, दो, तो दो हो गए, मतलब बाई चैम्बर हार्ट हो गया। किन में पाया जाता है, तो मछली वर्ग में पाया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे सेगमेंट के बारे में यानी ट्राई चैम्बर हार्ट के बारे में, तो बच्चों देखो ट्राई चैम्बर हार्ट जो है वो बेसिकली कौन सा है, ट्राई चैम्बर हार्ट है जो त्रिवेशी हृदय कहलाता है, या इसको त्रिबल्ली भी कहते हैं। अब अगर देखें तो इनमें दो आलिंद और एक निलय होता है, यानी ऊपर तो दो होंगे और नीचे एक होगा। और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है सभी सरीसृप में और उभयचरी में, ठीक है। जितने एम्फीबियस एनिमल होते हैं और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उन सभी के अंदर यही हृदय पाया जाता है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, सरीसृप, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जितने भी हैं उन सभी के अंदर ट्राई चैम्बर हार्ट है, और जितने भी उभयचरी है एम्फीबियस एनिमल्स हैं उनके अंदर भी कौन सा हार्ट पाया जाता है, ट्राई चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब यहां पर एक अपवाद है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अपवाद कौन सा है, अगर हम बात करें यहां पर मगरमच्छ के बारे में, तो मगरमच्छ और घड़ियाल ये दोनों की प्रजाति सेम है, लेकिन इनमें हार्ट का प्रकार अलग अलग होता है। अगर आप बात करें मगरमच्छ और घड़ियाल के बारे में, तो मगरमच्छ के अंदर पाया जाने वाला जो हार्ट है वो ट्राई चैम्बर हार्ट होता है। अब ट्राई चैम्बर हार्ट क्यों होता है, इसके पीछे भी आपकी वजह क्या है, ये क्या है, एक एम्फीबियस एनिमल है। एम्फीबियस एनिमल का मतलब क्या होता है, ये एक उभयचरी जंतु होता है। उभयचरी जंतु कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे जंतु जो पानी में भी रहते हैं, लेकिन जब इनको अंडे देने होते हैं तो ये कहां पर आएंगे, जमीन पर आएंगे, भूमि पर आएंगे। तो ऐसे एनिमल जो पानी में और भूमि दोनों पर रह लेते हैं ये आपकी एम्फीबियस एनिमल कहलाते हैं, उभयचरी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था सरीसृप के बारे में। सरीसृप होते हैं रेप्टाइल। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स के बारे में, तो रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले। तो जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं वो सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं, जैसे छिपकली, जैसे सांप, सभी रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। और इन सभी के अंदर जो हार्ट होता है वो ट्राई चैम्बर होता है। बट जो घड़ियाल है उसके अंदर जो हार्ट होगा वो 4 चैम्बर हार्ट होगा। राजस्थान वाले बच्चों के साथ में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और एक यूपीपीएससी के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया है। अब सोचो मगरमच्छ और घड़ियाल एक ही प्रजाति है लेकिन हार्ट अलग अलग है, इसीलिए इसको किस में लिखा, अपवाद में। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। कैसा केस है, एक्सेप्शनल केस माना जाएगा। आगे बात समझ में, चलो बच्चों अब देखो, अब बात करते हैं चौथे हृदय के बारे में। 4 चैम्बर हार्ट कौन सा होता है। अगर हम बात करें 4 चैम्बर हार्ट के बारे में तो इसको चारवेशी हृदय कहा जाता है।
4 वेसी का मतलब है इनमें 2 आलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। तो 2 आलिंद और 2 निलय से मिलकर बना जो हृदय है वो कौन सा हृदय कहलाएगा? 4 चैम्बर हार्ट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें यहां पर स्तनधारी और पक्षी वर्ग में, तो स्तनधारी और पक्षी वर्ग में अगर देखा जाए तो यह हृदय पाया जाता है और सबसे ज्यादा वेल डेवलपिंग हार्ट जो माना जाता है वो इसी को ही माना जाएगा। तो हमारा जो हार्ट है वो कौन सा है? 4 चैम्बर हार्ट कहलाता है। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और जितने भी आपके पक्षी वर्ग हैं, उड़ने वाले एविएशन एनिमल जिनको कहते हैं, अगर वो हैं तो उन सभी के अंदर पाया जाने वाला हार्ट कौन सा है बच्चों? 4 चैम्बर हार्ट होगा। तो क्योंकि ये हार्ट कैसा है? वेल डेवलप हार्ट है, विकसित हृदय है, इसीलिए इनमें पाया जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहां पर हृदय धड़कन के बारे में, अच्छा बच्चों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा छोटी सी, चलो हृदय धड़कन बता देता हूं पहले, उसके बाद बताऊंगा। अगर हम यहां देखें तो हृदय की धड़कन कैसे बनती है? जब हृदय संकुचित होता है। बच्चों संकुचित का मतलब समझते हो क्या होता है? संकुचित का मतलब होता है इसका कॉन्ट्रैक्शन होना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका, तब आपका हृदय सिकुड़ता है, और जब सिकुड़ता है तो वो स्टेज कहलाती है सिस्टोल। क्या कहलाती है बच्चों? सिस्टोल। सिस्टोल का समय केवल और केवल 0.3 सेकेंड होता है। प्लीज करेक्शन कीजिए, यहां पर बहुत सारी बुक्स के अंदर 3 सेकंड दे रखा है, नहीं होगा 3 सेकंड, 0.3 सेकंड होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सिस्टोल बहुत कम समय के अंदर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हृदय का अनुशीतलन। अनुशीतलन से घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टिपिकल हिंदी मैंने अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए रखी है। इसका मतलब होता है फैलना, या फिर क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। उस दिन मैंने आपको यानी कल मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हार्ट कभी रिलैक्स नहीं करता, पर बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं बच्चों जो इस बात का गलत फायदा उठाती हैं। मैंने देखा है कि वहां पर लिखा होता है कि रिलैक्सेशन जो है वो हार्ट का हो रहा है, यानी हार्ट आराम कर रहा है, और आराम कर रहा है कितने टाइम के लिए? 0.5 सेकेंड के लिए। एक्चुअल में वो आराम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन का मतलब है फैलना, फैलने की बात हो रही है, आराम की बात नहीं हो रही। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बुक्स ऐसी हैं जिनमें रिलैक्सेशन को गलत वर्ड्स के अंदर काउंटेबल किया गया है, और वो लोग रिलैक्सेशन को आराम के संबंध में बताते हैं कि देखो इससे साबित होता है कि हमारा हृदय आराम करता है, और इस तरह के टेस्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन लॉन्च करते हैं, बताइए हमारा हृदय कब आराम करता है, और ऑप्शन में दे देते हैं डायस्टोल। तो रिलैक्सेशन का मतलब केवल आराम करना नहीं होता बच्चों, फैलना भी होता है। तो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो कंडीशन कहलाती है वो कंडीशन है डायस्टोल की। तो डायस्टोल के टाइम पर आपका हृदय फैलता है, और ये जो टाइमिंग है ये है 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड के अंदर आपका हार्ट जो है वो फैल जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपकी जो हार्ट बीट है, जो धड़कन है, वो एक्चुअल में क्या है? आपकी जो हार्ट बीट फॉर्मेशन आपको कहा जाए तो आपकी जो हार्ट बीट बनती है वो सम्मेशन होता है किसका? सिस्टोल का और डायस्टोल का। तो अगर सिस्टोल और डायस्टोल आपस में मिल जाएं, यानी अगर हम बात करें सिस्टोल 0.3 सेकेंड एंड डायस्टोल 0.5 सेकेंड, तो इस हिसाब से इन दोनों का मिलना यानी सिकुड़ना और फैलना यही धड़कन को बनाता है, और कुल समय 0.8 सेकेंड आपको लगेंगे। तो 0.8 सेकेंड में एक धड़कन का निर्माण हो जाता है। आगे बात समझ में बच्चों? तो एक धड़कन कितने समय में बन जाती है? 0.8 सेकेंड के अंदर एक धड़कन बन जाती है। तो आपसे पूछा जाए हार्ट बीट फॉर्मेशन किन किन के मिलने से होता है, तो आप कहेंगे सिस्टोल और डायस्टोल के मिलने से आपके हार्ट बीट का फॉर्मेशन होगा। आपसे पूछा जाए कि सिस्टोल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हृदय का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल स्टेज कहलाती है।
अगर आपसे पूछा जाए कि डायस्टॉल क्या होगा तो आप बताएंगे द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, हृदय का फैलना, उसका अनुशीतलन डायस्टॉल कहलाता है, जो कि 0.5 सेकंड के लिए होता है। और इन दोनों के मिल जाने का समय यानी सिस्टोल प्लस डायस्टॉल का समय क्या कहलाता है? आपकी एक हार्ट बीट कहलाता है। और दोनों का जो समय है वो कितना होगा? 0.3 प्लस 0.5 0.8 सेकेंड। इसको आप अच्छे से कवर अप कर लेना। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कल ये चीज थोड़ी सी रह गई थी इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये जो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये ब्लड सर्कुलेशन जो है इसके भी दो पार्ट है। एक तो होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम। अगर हम बात करें ओपन सिस्टम में के बारे में, तो ओपन सिस्टम में रक्त किसी नलिका में नहीं बहता। रक्त किसी नलिका में नहीं बहता है। अरे बात समझ बच्चों, ये किसी भी नलिका में नहीं बहता, ठीक है। जबकि अगर आप क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंपलसरी होंगी। आगे बात समझ में, ब्लड वेसल्स कंपलसरी होंगी, जबकि यहां पर ब्लड वेसल कंपलसरी नहीं होंगी। यहां पर सीधे ब्लड जो है बिना नलिकाओं के बहेगा। अब कौन कौन से हैं? तो दो हैं। कौन कौन से? एक तो है ऑर्थोपोडा ग्रुप, और दूसरा है मोलस्का। मोलस्का ग्रुप। ऑर्थोपोडा के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये लार्जेस्ट ग्रुप है या लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है, क्योंकि इसमें सभी इंसेक्ट आते हैं। सभी के सभी इंसेक्ट, कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर, तितली, जितने भी दुनिया में कीट पतंगे हैं सभी ऑर्थोपोडास के अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें मोलस्का के बारे में, तो यहां पर आता है स्नेल, घेंगा, घोंघा भी कहते हैं इसको, और दूसरा है ऑक्टोपस, ठीक है। तो ऑक्टोपस जो है वो भी इसके अंदर आता है। तो अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो ये पाया जाता है सभी ऑर्थोपोडा ग्रुप्स के अंदर और सभी मोलस्का ग्रुप के अंदर। अब आपने देखा होगा मच्छर तो सभी ने मारे हैं ना, कोई ऐसा है जिसने मच्छर नहीं मारे हैं? मच्छर तो मारे ही होंगे ना बैठे बैठे। कई बार मच्छर आ गया और जो आ गया उसको लपेटे में आप ले जाते हो, है ना। तो बेसिकली मच्छर को जब आपने मारा होगा तो क्या आपको कभी उसकी ब्लड वेसल मिली है क्या? आपने कभी देखा है कि कौन सी आर्टरी होती है और कौन सा वेन्स होता है? जैसे ही मारते हो हाथ में खून लगता है कि नहीं लगता है? भले ही वो आपका ही क्यों ना हो, पर खून तो लगता है ना। तो बेसिकली उनमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन किसी पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में नहीं होता, पूरी तरीके से खुला परिसंचरण तंत्र होगा। अगर हम बात करें तो इन दो ग्रुप्स को छोड़कर मैक्सिमम सभी में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वापस से इसको देख लेते हैं एक बार। ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार का है, एक है क्लोज, एक है ओपन। क्लोज वो होते हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स नीडेड होती है, यानी किसी प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। ओपन वो होता है जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगर नलिकाएं नहीं पाए जाने वाली बात की जाए तो इनको दो समूह में बदलते हैं। एक तो होता है ऑर्थोपोडा और दूसरा होता है मोलस्का। ऑर्थोपोडा दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ग्रुप है, द लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप ऑफ एनी एनिमल्स। और अगर हम बात करें इनमें, तो इनमें सभी इंसेक्ट, सभी कीट पतंगे आते हैं। जबकि मोलस्का के बारे में बात की जाए तो मोलस्का के अंदर स्नेल और ऑक्टोपस को लिया जाता है। इन ग्रुप्स के प्राणियों को छोड़कर सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट वन, हार्ट बीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला ध्वनि, और ये जो हार्ट बीट है, ये जो ध्वनि है, ये आपको पता है कि ध्वनि को हम किस में नापते हैं? डेसिबल में नापा जाता है।
तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो हार्ट बीट कितनी है, 5 to 6 डेसिबल होती है। दोनों को कैटेगराइज करते हैं लब और डब। अब यहां पर जो मेन आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में लब और डब का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो बच्चों, जब आप बात करेंगे सिस्टोल के बारे में, सिस्टोल के समय पर आपका हृदय सिकुड़ता है। जब आपका हृदय सिकुड़ता है तो उसमें टाइमिंग होती है 0.3 सेकेंड, ये इस टाइमिंग के अंदर सिकुड़ेगा। इस स्थिति के अंदर आपके त्रिबलनीय, ट्राइकुस्पाइडल प्लस द्विबलनीय, बाइकुस्पाइडल वॉल्व बारी बारी से बंद होते हैं। ठीक है, एक एक करके बंद होते हैं, पहले ये फिर ये। 0.3 सेकंड में इन दोनों का बारी बारी से बंद होना लब साउंड को प्रोड्यूस करता है। लब साउंड को प्रोड्यूस करता है। आगे बात समझ में, लब साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा इससे। इतना कम समय है इसीलिए साउंड भी कैसी होगी, लो होगी। पिच के बारे में बात की जाए तो पिच क्या होगी, लो होगी। पिच क्या होता है बच्चों, तारत्व, किसी ध्वनि का तीखा या मोटा होना। जैसे अगर हम बात करें लड़कियों के बारे में, लड़कियां कितनी हाई पिच पर बोल जाती है, लड़कों की पिच थोड़ी सी लो होती है, आवाज थोड़ी भारी सी होती है, आवाज साफ नहीं आती। अगर मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे बारे में अगर हम बात की जाए तो मैं जो बोल रहा हूं उसकी जो पिच है वो थोड़ी लो है, इसीलिए जो साउंड की क्लैरिटी है वो किसी मैम के जरिए ज्यादा अच्छी सुनाई देती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि लड़कियों की आवाज बहुत पतली होती है तो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं ना, अट्रैक्टिव साउंड होती है, जबकि लड़कों की आवाज थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी लड़कों की साउंड अट्रैक्टिव नहीं होती, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप ये चीज मत सोचना। अरिजीत के गाने बेचारे के आज भी चल रहे हैं, सोनू निगम हो गया, शान हो गया, और आप देखो कितने सारे मेल सिंगर्स हैं जो अपने बहुत अच्छे करियर में सेट है। तो ऐसा नहीं है, आई वाज सेइंग दैट कि लब साउंड जो है वो बहुत ही लो पिच साउंड होती है, और मर्दों के अंदर जो साउंड होती है वो भी लो पिच साउंड ही होती है, क्योंकि हमारे अंदर पाया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होगा वो हमारी बॉडी में मैच्योरिटी फेज लेकर आएगा, और ये मैच्योरिटी फेज हमें लो पिच वाला बनाती है। जबकि अगर हम बात करें डब साउंड के बारे में, तो डब साउंड जो है वो क्रिएट होता है किसकी वजह से, डायस्टॉल की वजह से। डायस्टॉल क्या होता है, डायस्टॉल होता है हृदय का फैलना, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अगर आपका हृदय फैलता है तो उसकी जो टाइमिंग है वो है 0.5 सेकेंड। अब बच्चों 0.5 सेकेंड के अंदर क्या होगा, ऐसे टाइप में जो दोनों सेमी लूनर वॉल हैं, कौन से बच्चों, दोनों सेमी लूनर, यहां लिख देता हूं, इसको हम कहेंगे अर्धचंद्राकार कपाट। ये जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं ये एक साथ बंद होते हैं, और जब ये एक साथ बंद होंगे तो इस कंडीशन के अंदर साउंड प्रोड्यूस होगा डब, और जब एक साथ बंद होंगे तो साउंड जो होगा वो भी होगा शार्प, और पिच जो होगी वो भी होगी हाई। कैसे हुआ, अगर मैं कहीं पर किसी टेबल पर एक हाथ मारूं और उसी अंतराल में दूसरा हाथ मारूं तो दोनों में टाइम डिफरेंस आएगा, और अगर टाइम डिफरेंस आएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर साउंड उतनी अच्छी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं दोनों हाथ टेबल पर एक साथ मारता हूं, एक ही समय पर अगर मेरे हाथ टेबल पर टकराते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर साउंड ज्यादा सुनाई देगी। बिल्कुल सेम यही चीज है
कि ट्राइकुस्पाइडल वॉल और बाइकुस्पाइडल वॉल अलग अलग बंद होते हैं 0.3 सेकंड में। पहले ही टाइम कम और है बंद है और उसी में भी अलग अलग बंद हो रहे हैं, तो यहां पर साउंड जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने की वजह से आपको सही सुनाई नहीं देता। जबकि अगर आप डब के बारे में बात करें तो डायस्टॉल के समय पर 0.5 सेकंड होती है, जो कि सिस्टॉल से 0.2 सेकंड ज्यादा है। अगर 0.2 सेकंड ज्यादा है तो कुछ तो ज्यादा है ही ना। और उसके बाद में आपके दोनों सेमीलूनर वॉल जो आपके निलय पर पाए जाते हैं, दोनों निलय पर पाए जाते हैं, एक साथ बंद हो जाते हैं, और एक साथ बंद होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बहुत शार्प साउंड होता है। उन दोनों की जो पिच होती है वो बहुत हाई होती है, इसीलिए वो साउंड डब साउंड कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो लब और डब इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक और छोटा कॉन्सेप्ट, जब मैं पढ़ता था तो हमें एक डॉक्टर पढ़ाया करते थे बायोलॉजी, और डॉक्टर सौरभ शुक्ला नाम है सर का, और सर एम्स के अंदर डॉक्टर हैं, उनसे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा अलग वे में डिस्क्राइब किया था, और याद करने का तरीका बड़ा अच्छा था। जैसे इन्होंने इस लब को लव माना था और इस डब को डव माना था। ठीक है, लवी डवी, हाँ वही जो आप समझ रहे हो, बिल्कुल सेम वही है। तो देखो भैया, जो प्यार करता है, जिसको प्यार होता है, क्या उसकी साउंड हमेशा नीची होगी, है ना? हर बात को मान लेता, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। पिच भी लो होगी, ज्यादा तेज आवाज में बोल ही नहीं सकता तो पिच अपना आप लो हो गई। और भैया जिससे प्यार होता है उसके तो नखरे सहने पड़ते हैं, इसका मतलब उसकी जो साउंड होगी वो हमेशा हाई होगी, और पिच साउंड जो होगी वो जो पिच होगी वो भी शार्प होगी। कहने का मतलब यह है कि आपको बिल्कुल 2 मिनट में, हाँ भाई तू मानना है तो मान, वरना अपना रास्ता नाप 1 मिनट में। तो भैया जिससे प्यार होता है वो होता है डव, और जो प्यार करता है वो होता है लव। और जो बेटा प्यार करता है वो तो झुकता है, वो उसका साउंड और उसकी पिच हमेशा लो होगी, तभी तो चीजें सही रहेंगी। जबकि जिससे प्यार होता है भैया वो तो आपको नखरे दिखाएगा ही दिखाएगा। आ गई बात समझ में? तो याद करने का तरीका यही है, लव लब है और डब डव है। तो भैया जिसको लव है वो लो साउंड और लो पिच है, और जो डब है उसका हाई पिच और हाई साउंड होगा। आगे बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट अपने प्यारे जनों को मत सुना देना, पता चले आज ही झगड़ा हो जाए और मुझे कसूरवार ठहराओ। तो मुझे कसूरवार मत ठहराना, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ याद करने के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर कि ब्लड प्रेशर या फिर रक्त जो है वो धमनियों पर दाब लगाता है, इसीलिए हम लोग ब्लड प्रेशर को नापने के लिए धमनियों का सहारा लेते हैं। यही चीज यहां पर प्रूफ होती है कि रक्त द्वारा धमनियों पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें इस नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में, तो बच्चों जो व्यक्ति बिल्कुल सामान्य अवस्था में है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है। आपको बिल्कुल पूरी तरीके से बता देता हूं यहां पर कि ये जो 120/80 लिखा जाता है, इसमें हमेशा ऊपर वाला पोर्शन डायस्टोल होता है या डायस्टोल रीडिंग होती है, और नीचे वाला पोर्शन हमेशा सिस्टोल रीडिंग होती है। आगे बात समझ में? यूपीएससी के अंदर पूछा हुआ सवाल है कि अपर पोर्शन ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड एज डायस्टोल एंड लोअर जो आपकी रीडिंग है वो कहलाती है सिस्टोल। तो किसी भी हृदय का जो अनुशीतलन है, जो उसका रिलैक्सेशन है वो डायस्टोल है, और उसका रुकना या रुकना नहीं, उसका सिकुड़ना या कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो सिस्टोल कहलाएगा। तो अपर रीडिंग हमेशा हाई ब्लड प्रेशर को शो करती है और ये हमेशा लो बीपी को शो करती है। तो आपकी बॉडी में हाईएस्ट ब्लड प्रेशर 120 रहना चाहिए, जबकि लोएस्ट 80 रहना चाहिए। ये वैल्यू जो होती है ये वैल्यू नॉर्मल वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? नॉर्मल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका अप एंड डाउन तो चलेगा। अगर ये 125 पहुंच रहा है या 75 पहुंच रहा है तो ठीक है, ये बियरेबल है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे अगर आप बात करें नॉर्मल, आप खाना वाना खाकर जाओ बीपी नपवाने के लिए, तो बीपी में फ्लक्चुएशन आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा बीपी।
इसके अलावा अगर आप कुछ नमक वगैरह की चीज खा के जाओ, नींबू पानी पीकर जाओ या पानी में नमक डालकर ORS पी के जाओ, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? कॉफी पीकर जाओगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, टी पीकर जाओगे, जितने उत्तेजन पदार्थ है वो पी के जाओगे तो आपके ब्लड प्रेशर के अंदर उछाल आएगा ही आएगा। आगे बात समझ में बच्चों? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि 120 यानी अपर रीडिंग जो होगी वो हमेशा हाई ब्लड प्रेशर डायस्टोल को शो करेगी, और जो लोअर रीडिंग होगी वो लो ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोल को शो करेगी। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 हो गया, क्या है ये? डायस्टोल, और क्या है ये? सिस्टोल। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कहलाता है, और ये होता है 140 mm ऑफ Hg। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आपका ब्लड प्रेशर, देखो बच्चों अगर हम बात करें अपने नॉर्मल वे के अंदर, नॉर्मल वे में किस प्रकार से, अभी मैं बैठा हुआ हूं यहां पर, अगर मैं नहीं बोल रहा या अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी बॉडी इस चीज को क्या कर रही है? रेस्पॉन्ड कर रही है ना, फ्लक्चुएशन आएगा। तो मेरा जो बीपी है वो अगर आप चेक कराएं तो 125 mm ऑफ Hg आएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा 130 के आसपास हो सकता है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि अगर आप बात करेंगे मेरे इस नॉर्मल बैठे रहने के बारे में, और यहां मेरा ब्लड प्रेशर 140, 150, 160 के आसपास पहुंच जाता है, तो वो जो कंडीशन है वो हाइपरटेंशन कहलाती है। हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, टेंशन मतलब तनाव, तनाव के बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो जितने भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उनकी बॉडी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना हाइपरटेंशन कहलाता है। और जब किसी की बॉडी में हमेशा हाइपरटेंशन रहेगा तो एक स्थिति के बाद जब 140 से बढ़कर अबव पहुंच जाएगा आपका, तो ऐसी स्थिति में टेकीकार्डिया हो जाएगा। आगे बात समझिए बच्चों, टेकीकार्डिया हो जाएगा, और टेकीकार्डिया से व्यक्ति की मौत हो जाएगी। एक टाइप ऑफ अटैक है ये। तो ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की वजह से होने वाला अटैक टेकीकार्डिया कहलाता है, ठीक है बच्चों। अभी देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करें लो ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लड के बारे में, अगर लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो ये 60 से 70 mm ऑफ Hg के अंडर रेंज में आएगा। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर इतनी प्रॉब्लम में पहुंच गया तो आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपो का मतलब होता है निम्न, टेंशन मतलब तनाव। तो निम्न तनाव की वजह से जो आपको अटैक आता है वो आता है ब्रेडीकार्डिया। तो बढ़ने की वजह से टेकीकार्डिया, मींस तेज की वजह से ट्रेकीकार्डिया, और कम की वजह से ब्रेडीकार्डिया होता है। ब्लड में एसिड बढ़ना और बेस बढ़ना, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो एसिड बढ़ने का कारण क्या होता है बच्चों? कई बार, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी बॉडी में अचानक से कोई भी बदलाव आते हैं। बदलाव कैसे आएंगे? आप बैठे हुए हैं, आपका कोई प्रियजन है, आपका कोई बहुत ही खास है, और अगर उसकी एक साथ ही मृत्यु हो जाए, सडनली आपको अगर उसकी खबर मिले, तो आपकी बॉडी में अलग से एक स्ट्रेस जनरेट होता है। और जब ऐसा स्ट्रेस जनरेट होता है तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड वर्क करती है। एड्रिनल ग्लैंड अपने अंदर से एपिनेफ्रीन, जिसको एडिनलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, उसका स्त्रावण करती है। एक प्रकार का अमीनो एसिड है, स्टेरॉइड है, और वो आपकी बॉडी में जैसे ही आपके ब्लड में डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होते ही जो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है वो क्या करता है? हार्ट बीट बढ़ा देता है। तो यहां पर भी उससे भी आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। और ऐसा आपका तनाव जो है वो खुशी में भी होता है और गम में भी होता है। आगे बात समझ में? बहुत सारे केसेस जो ऐसे होते हैं जिसमें आदमी इतना खुश होता है कि मर जाता है। आगे बात समझ में? या इतना दुखी होता है कि मर जाता है। तो कुल मिलाकर ना तो ज्यादा खुश होना है और ना ज्यादा दुखी होना है। तो ज्यादा खुशी और ज्यादा गम दोनों ही नुकसानदायक है। तो यहां पर कभी खुशी कभी गम वाला फॉर्मूला आपको अपनाना है, ना कि ज्यादा खुशी ज्यादा गम वाला। आगे बात समझ में? तो जब भी आपकी बॉडी में एसिड कंटेन बढ़ेगा, अचानक से कोई व्यवहार आएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको हाइपरटेंशन होगा। अब देखो बच्चों, जब किसी को हाइपरटेंशन होता है या उसका ब्लड प्रेशर 140 mm ऑफ Hg तक पहुंच जाता है, उसके बाद पहुंच जाता है, तो उसको क्या होता है? उसको पसीना आएगा, उसकी सांस फूलेगी। ये दो इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको फीचर दिखा रहा हूं कि अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है या उसकी सांस फूल रही है, तो उसको हाइपरटेंशन है।
ऐसी स्थिति में क्या काम करें, ऐसी स्थिति के अंदर उसको नमक वाली चीज ना दें, कोई भी नमकीन चीज ना दें, कोई भी शौक ना दें उसको, ठीक है। एक्सरसाइज, सीढ़ी वगैरह चढ़ना थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, कम चढ़ें, अगर चढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे चढ़ें। इसके बाद में अगर अचानक से आपके साथ में ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने हाइपरटेंशन का शिकार है या उसको टेकीकार्डिया हो गया है, ठीक है, तो टेकीकार्डिया हृदय की धड़कन का बढ़ जाना कहलाता है। याद रखना, टेकी का मतलब होता है बढ़ना और कार्डिया मतलब होता है धड़कन या हृदय की धड़कन, तो हृदय की धड़कन का बढ़ना टेकीकार्डिया कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या काम करेंगे, उसको बोलेंगे भैया तू तो सो जा, पंखा या एसी, फैन या एसी चालू करेंगे, ठीक है, कमरे को खुला छोड़ देंगे ताकि प्रॉपर रूप से एयर आती जाती रहे। तो ऐसी स्थिति में वो अगर सोएगा तो उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे बात समझ में। अब अगर हम बात करें दूसरे सेशन के बारे में, यानी ब्रेडीकार्डिया के बारे में, अगर आप बात करें ब्रेडीकार्डिया के बारे में, तो ब्रेडीकार्डिया का जो सूचक है वो किसकी वजह से होता है, हाइपोटेंशन की वजह से होता है। हाइपोटेंशन क्यों होता है, हाइपोटेंशन मतलब होता है किसी भी बात को लेकर हमेशा अपने अंदर परेशान रहना। देखो बच्चों, देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी परेशानी, कोई भी बात है, आप उसको अपने सामने किसी भी, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, आपके मदर फादर से डिस्कस करो, आपका जो भी पार्टनर है उससे डिस्कस करो सारी चीजें, और बात को वहीं खत्म कर दो। लगातार आपके शरीर में एक ही बात का लगातार चलना आपकी बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट करता है, टेंशन क्रिएट करता है। उस टेंशन की वजह से हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन ज्यादातर, सॉरी फॉर दैट, लेडीज के अंदर होता है, ठीक है, बुरा मानने वाली बात नहीं है लेकिन बहुत ही फैक्चुअल बात है। औरतों के अंदर हाइपोटेंशन सबसे ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वो किसी भी एक चीज पर जब सोचना प्रारंभ करती है तो कम से कम 5 साल तक सोचती रहती हैं। अगर किसी चीज पर लगातार आप अपना डाइवर्जन रखोगे और सोचते रहोगे तो ऐसी कंडीशन में आपका बीपी लो होगा ही होगा। तो ब्रेडीकार्डिया या हाइपोटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो बीपी लो होना होता है, ये ज्यादा खतरनाक है। इस हाइपरटेंशन के अंदर पसीना आएगा, सांस फूलेगी, गुस्सा आएगा, इसमें शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आती है नींद, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने कमरे में, बंद कमरे में सो रहा होता है, सोचते सोचते सो जाता है और अगले दिन उठ नहीं पाता और हम कहते हैं बेचारा सोते सोते ही रह गया। तो सोते सोते रह जाने का मतलब है कि बीपी इतना लो हुआ कि दोबारा से रिकवरी नहीं कर पाया और व्यक्ति को क्या आ गया, अटैक आ गया, जिसको कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। अगर आपके साथ में, आपके आस पड़ोस में, आपके किसी दोस्त रिश्तेदारी में आप कहीं पर भी हाइपोटेंशन की शिकार देखें या लो ब्लड प्रेशर का अगर कोई भी चीज देखें तो आप क्या काम करेंगे, उसी वक्त पानी के अंदर, पानी ठंडा गर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोशिश करें अगर ताजा पानी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर ताजे पानी की स्थिति नहीं है तो आप कोई भी वाटर, किसी भी तरह का पानी ले सकते हैं। पानी में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉफी मिलानी है, ठीक है, कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है वहां पर आप अपना एक बहुत बड़ा जौहर दिखाएं कि नहीं भैया मैं तो कॉफी घोलूंगा, कॉफी बनाऊंगा, फिर उसको पिलाऊंगा। आदमी मर रहा है, मरते हुए आदमी को बचाना है, तो मरते हुए आदमी को बचाने के लिए आप क्या काम करेंगे, सामान्य कॉफी सीधे पानी के अंदर डालो और घोलकर पिला दो। अगर आपने सामान्य पानी के अंदर डालकर उसको घोलकर पिला दिया तो इस स्थिति के अंदर उसकी बॉडी में कैफीन जाएगा। कैफीन एक तरीके से आपकी बॉडी को स्टिमुलेटेड करता है, उत्तेजन प्रभाव में लेके आता है, उसका ब्लड प्रेशर विद इन 50 to 20 मिनट्स के अंदर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और वो होश में आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब कुछ भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। लड़कियों के अंदर हाइपोटेंशन ज्यादा है, लड़कों में हाइपरटेंशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लड़के बढ़िया स्मोकिंग करते हैं, इसके अलावा गुटखा खाते हैं, तो बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन हमेशा हाई रहती है, लो तो रहती ही नहीं है। अगर लो रहेगी तो प्रॉब्लम आएगी ना। और छोटी मोटी चीज, कॉफी वॉफी तो पीते ही नहीं है, ज्यादातर क्या करेंगे, या तो सिगरेट पिएंगे या गुटखा खाएंगे, इसीलिए ज्यादातर लोग हाइपरटेंशन से मरते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है ना बच्चों, तो हाइपरटेंशन के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आसपास कभी भी आपको डिस्प्रिन मिल जाए तो डिस्प्रिन का यूज करो, बहुत इफेक्टिव चीज है बच्चों। डिस्प्रिन की वजह से आपके उस व्यक्ति को
आसानी से बचाया जा सकता है। आप क्या काम करेंगे, डिस्प्रिन घोलकर उनको पिला देंगे। डिस्प्रिन घोलकर पिलाने की वजह से 1 या 2 कंटेनर आप डाल सकते हैं, बिल्कुल टैबलेट डालकर डिस्प्रिन घोलकर पिला दो, और जैसे ही आप उसको डिस्प्रिन घोल के पिलाओगे कुछ देर के बाद में धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। किसी को भी अगर ब्लड प्रेशर तेज हो रहा है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या फर्स्ट अटैक आया है, उसको चलने नहीं देना है। आप याद रखना, अगर वो थोड़ा बहुत भी चल गया या फिर उसने अपनी कुछ भी वर्किंग कर ली, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको दोबारा अटैक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आगे बात समझ में? तो आपको क्या कोशिश करना है, आपको कोशिश करना है कि वो कम से कम चले। जितना कम चलेगा उतना ही उसके लिए फायदेमंद होगा, जितना आराम करेगा उतनी बॉडी उसकी जल्दी स्टेबल कंडीशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है बच्चों? अब नोट, रक्तचाप या रक्त दाब मापन यंत्र स्फेगोमैनोमीटर कहलाता है। देखो बच्चों, स्फेगोमैनोमीटर जो होता है, अब मैंने यहां पर आपने देखा होगा, मैंने लिखा 140 mm ऑफ Hg। यहां जो Hg सूचक शब्द था वो इसलिए था कि यूज करने वाला है स्फेगोमैनोमीटर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, याद रख लेना। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनमें भरा होता है पारा, मरकरी। तो पारे की जो रीडिंग होती है, मिलीमीटर ऑफ पारा, वो रिकॉर्ड की जाती है। इसीलिए हम जब भी कोई ब्लड प्रेशर लिखते हैं तो उसके पीछे mm ऑफ Hg लगाते हैं। इसके बाद में हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। स्टेथोस्कोप आला, जिसको हम कहते हैं आला, सामान्य शब्दों में अपने यहां पर हिंदी में बोला जाता है ना आला, कि भाई गले में आला टांग के घूम रहा है, तो आला मतलब स्टेथोस्कोप होता है। इस स्टेथोस्कोप से आप कोई भी हार्ट बीट सुन सकते हैं, बशर्ते आपको स्टेथोस्कोप का जो एक सर है वो आपके हार्ट की तरफ लगाना पड़ेगा और आप हार्ट बीट को सुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं। आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक बार में 70 ml रक्त को पंप करता है, इसीलिए 72 बार में 5040 ml को पंप करेगा। आइए इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हार्ट बीट के बारे में, तो जो हार्ट बीट होगी वो नॉर्मल किसी ह्यूमन में 70 to 72 बार पर मिनट होती है। ठीक है, या इसको आप टाइम भी लिख सकते हैं, टाइम पर मिनट होती है। यही सेम चीज अगर मैं किसी शिशु में देखूं, बेबी में देखूं, तो ये 130 से 140 टाइम पर मिनट होगी। ठीक है बच्चों, यही चीज अगर मैं किसी रैट में देखूं, चूहे में, तो वो 350 से 450 टाइम पर मिनट होगी। यहां पर अगर छछूंदर के बारे में पूछा जाए, बिल्कुल बच्चों याद रखना, सर्वाधिक धड़कन इसी के अंदर होती है, और ये स्तनधारी है, मैमल्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धड़कन छछूंदर में है, और वो है 800 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, यहीं अगर हम बात करें एलिफेंट के बारे में, तो एलिफेंट, हाथी, इसमें होती है 35 से 40 पर मिनट। अगर हम बात करें व्हेल के बारे में, तो ये होगी 25 से 30 पर मिनट। इस प्रकार से अलग अलग टाइप से आपके जो हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट है, वो डिस्क्राइब की जाती है। आगे बच्चा बात समझ में बच्चों? अब देखो, अगर हम यहां देखें, 1 मिनट में अप्रोक्सीमेट 72 टाइम्स धड़क रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें एक टाइम के बारे में, तो एक टाइम में आपका ब्लड पंप हो रहा है 70 ml। अब 1 मिनट के लिए आपसे पूछा जाए तो 1 मिनट में कितना पंप होगा, तो भाई 1 मिनट में होगा 72 मल्टीप्लाई बाई 70, 5040 ml। कई बार हम लोग, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हैं जो 1 मिनट में सिर्फ 70 बार मानते हैं। तो अगर वो 70 बार माने तो आप क्या काम करेंगे, 70 इंटू 70 करेंगे, और फिर आपका आंसर आएगा 4900 ml। अब अगर आप कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि भैया दोनों ही आ जाए तो क्या होगा, तो 5040 ml को आप राइट आंसर मानेंगे। दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, अगर वो 1 मिनट में 70 टाइम मांगेगा तो 4900 ml मानेगा, और अगर 72 मानेगा तो 5040 ml मानेगा।
आगे बात समझ में? तो यहां पर 49 ml और 5040 ml होगा। और अगर आप एक चीज देखो कि किसी भी ह्यूमन के अंदर ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। आपने देखा कि 1 मिनट में हमारे हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया है, 5040 ml, अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 5 लीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा हार्ट हमारे पूरे ब्लड को, संपूर्ण ब्लड को 1 मिनट के अंदर परिसंचरित कर देता है? कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी कि बताइए आपका हार्ट आपके पूरे ब्लड को पंप करने में कितना समय लेगा? तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लेता है और 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त का परिवहन कर देता है या परिसंचरण कर देता है। तो सिर्फ 1 मिनट में आप 5040 ml ब्लड को आगे भेज सकते हैं। तो जो कंडीशन है वो बच्चों सिर्फ इतनी है कि अगर आपसे ये पूछा जाए 1 मिनट यानी 72 बार में कितना ढड़केगा, तो 5040 ml ढड़केगा। और अगर हम इस 1 मिनट में 70 टाइम्स मांग रहे हैं, 70 बार अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये होगा 70 × 70 यानी 4900। आगे बात समझ में? तो यहां पर हम 4900 के बारे में बात करेंगे, यानी 4900 ml के बारे में बात करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, लगभग 5 लीटर के आसपास ही हो गया ना बच्चों। तो हमारा हृदय हमारे 1 मिनट में कितना, लगभग 5 से 5040 ml या 4900 ml, लगभग 5 लीटर रक्त को पंप कर देता है। क्वेश्चंस इसके अंदर से आएंगे। रक्तदाब मापन यंत्र स्फेगोमैनोमीटर होता है, क्या भरा जाता है, तो पारा भरा जाता है। इसीलिए रीडिंग किस में लिखी जाती है, मिलीमीटर ऑफ पारा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एचजी में लिखी जाती है। हृदय की धड़कन मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो सामान्य पुरुषों का 70 से 72 टाइम धड़कता है। किसी बच्चे के अंदर हार्ट बीट कितनी है, 130 से 140 है। एक चूहे में कितनी पाई जाती है, 350 से 450 पाई जाती है। एक छछूंदर में कितनी पाई जाती है, तो 800 टाइम। सबसे ज्यादा स्तनधारी में पाई जाने वाली धड़कन छछूंदर की होती है और सबसे कम व्हेल मछली की होती है। हाथी और व्हेल मछली लगभग एक जैसे हैं, एक जैसे ही हृदय धड़कन को शो करते हैं। इसीलिए आपको यहां पर यह चीज पूरी तरीके से याद करनी पड़ेगी। तो सबसे अधिक धड़कन छछूंदर की, सबसे कम व्हेल मछली की। आगे बात समझ में क्लियर हो गया बच्चों? आगे बात करते हैं हम लोग साइनस नोड के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें साइनस नोड के बारे में, तो ये हृदय में पाया जाने वाला एक विशेष अंग है और ये हृदय की धड़कन को बनाए रखने का काम करता है। इसीलिए इसको हृदय का हृदय कहते हैं तथा इसके खराब या नष्ट हो जाने पर कृत्रिम लगाया जाता है, जिसको कृत्रिम पेसमेकर कहा जाता है। और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो बच्चों, इस साइनस नोड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये साइनस नोड जो बेसिकली ओरिजिनल है, जो नेचुरल है, वो हमारे राइट एट्रियम में पाया जाता है। ये दाएं आलिंद के अंदर पाया जाता है और यहां पे ये लगातार हार्ट को धड़कने के लिए एक तरीके से करंट देता रहता है। इसीलिए इसको हृदय का हृदय कहा जाता है। जब ये खराब हो जाता है तो हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखो, ये आपकी कॉइल्स है, ठीक है। यह आपको मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। यहां पर पल्स जनरेटर लिखा हुआ है, ये कनेक्टिंग पिन है जो कि इस मेन फंक्शन को करती है। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, तो मैंने इसको बताया था आपको कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर वर्क करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। अब देखो बच्चों, किस तरीके से ये वर्क करेगा, क्या इसका प्रोसीजर होगा, इसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब समय जो है पूरा हो चुका है, तो हम लोग कल इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली हम कल मिलते हैं और भी नई तरह की चीजें हम लोग कल देखेंगे। जो भी हमारे नए नए टॉपिक्स होंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम बिल्कुल विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को आप भेजें, सभी दोस्तों तक पहुंचाएं,
ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारे वाईफाई स्टडी एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप जस्ट जनरल साइंस पर जाकर आमिर खान के लेक्चर को देख सकते हैं, यानी मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। वहां पर आपको क्वेश्चन रिलेटेड चीजें दिखाई दे जाएंगी। जबकि आपको जब भी कोई भी थ्योरी सेशन पढ़ना है तो हमारे वाईफाई एसएससी एग्जाम पर आकर पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से हम अपनी चीजों को आगे लेकर जाएंगे। आप इस लेक्चर को सभी बच्चों तक पहुंचाएं जिनको भी जरूरत है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं अगले लेक्चर में उस क्वेश्चंस को जो है वो पूरी तरीके से देखूंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आपको कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ना रह गया है, आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आया है, पुराने चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप हमको वहां पर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।